हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज है 21 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। सो देखिए, आज के लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 21 फरवरी से रिलेटेड होंगे यहाँ पर, जिनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगी और स्टैटिक जीके को भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जो है न्यू है मेरे चैनल पे सर, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करना है। तो अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। और यहाँ तो चलिए सबसे पहले करते हैं यहाँ पर क्विक रिवीजन। अगर बात करें 18 फरवरी को, तो 18 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं अभी जो है नरेंद्र कुमार यादव जी को क्या बनाया गया है, तो अभी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस चीज के लिए, तो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है नरेंद्र कुमार यादव को। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम के द्वारा जो है अभी अंडर 19 में क्रिकेट विश्व कप को जो है जीत लिया गया है। नेक्स्ट है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो जो है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया जाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वहीं इम्तियाज कुरैशी का जो है निधन हो गया है। वह कौन थे, तो वे एक सैफ थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है अभी हाल ही में जो है कौन सा देश जो है जिसके द्वारा मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन को लॉन्च किया गया है, तो सऊदी अरब के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अभी किस राज्य सरकार के द्वारा जो है उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी आरंभ होगी, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के साथ किया गया है। इसी के साथ जो है किस देश ने जो है समलैंगिक विवाह को जो है वैध बनाया है, तो ग्रीस ने। तो ग्रीस के बेसिकली आपको याद रखना है, ग्रीस वो देश है जिसने जो है समलैंगिक विवाह को जो है वैध बना दिया है। नेक्स्ट है आईआरसीटीसी की बात करें तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो संजय कुमार जैन को जो है अभी आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की जो है रैंक इसमें कितनी आई है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड, यानी कि 20 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में हम लोग यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या होता है सोशल जस्टिस। की बात करें तो सोशल जस्टिस जो कि विश्व भर में जो है न्याय, सामाजिक न्याय दिवस जो कि एक वार्षिक और वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये बेसिकली जो है बेरोजगारी, गरीबी, बहिष्कार, लैंगिक असमानता और मानव अधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को जो है संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के महत्व के ऊपर प्रकाश डालता है। इसी के साथ एक शुरुआत की बात कर ले तो वर्ष 2007 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक प्रस्ताव को पारित किया गया था और हर साल 20 फरवरी को ही विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इसके 2 साल बात करें तो अगर हम बात करें कि पहली बार कब मनाया गया था, तो वर्ष 2009 में जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाया गया। इसी के साथ भारत में भी सभी, अगर हम बात करें कि भारत में जो है सदियों से जो है लोगों को समान अधिकार देने का जो विधान रहा है, वो इसमें जो है भारतीय संविधान में भी सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं विषय के बारे में कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस का बेसिकली जो थीम क्या है, विषय क्या है, वो भी आपको याद रखना होगा। तो क्या है कि सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। तो ये इस साल की थीम रखी गई है। आई होप जो है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को बेसिकली जो है अभी स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। कब, तो 20 फरवरी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है 20 फरवरी के दिन को ही अपना क्या बनाता है, स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। तो भारतीय संविधान में 55वें संशोधन यानी वर्ष 1986 की बात करें 1986 में जो है अरुणाचल प्रदेश को जो है 20 फरवरी की बात करें 1987 में जो कि भारतीय संघ का 24वां बोल सकते हैं कि 24 जो है स्टेट बन के जो है शामिल हुआ था। वहीं हम बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के बारे में, तो क्या है, ईटानगर जो है इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश जो कि अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पश्चिम में ये भूटान से 160 किलोमीटर, वहीं उत्तर में जो है और उत्तर पूर्व में ये चीन से जो है 1080 किलोमीटर, वहीं पूर्व में म्यांमार से जो है 440 किलोमीटर के साथ जो है बॉर्डर को साझा करता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की हमने। आप लोगों से जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर स्टेट
स्टेट का राजकीय पशु, तो आप लोगों को ये भी याद रखना होगा, जैसे कि राजकीय पशु क्या है, मिथुन। क्या नाम है? मिथुन नाम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है, जिसे गयाल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, हॉर्नबिल जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो कि दिहांग दिबांग है। क्या है? दिहांग दिबांग बायोस्फीयर जो कि रिजर्व की बात करें, वो भी जो है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। वहीं नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले, इसी के साथ लोम्बिक नेशनल पार्क, सेसा ऑकडियर अभयारण्य की बात करें, दिबांग वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, या फिर पक्के बाग अभयारण्य, ये सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के हम लोग अगर आदिवासी की बात करें, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में महत्वपूर्ण जो जनजाति समूह है, इनमें से कौन कौन है, तो याद रखिएगा, नाम है इनके मोनपा, निशी, अफतानी, नोकेटे, और इसी के साथ है शेरडुको पेन। ठीक है, तो शेरडुकपेन जो है यहाँ के जो है जनजातीय समूह है। वहीं आप लोगों को ये भी याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो इनका नाम है पेमा खांडू, जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कौन है, तो याद रखिएगा बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के, आपको याद रखना है, राज्यपाल है। बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको जो है अच्छे से जो है एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, एक बार बाद में भी आप लोग जो है रिवाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है 21 फरवरी 2024, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में जो है किस देश ने जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने कि दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह जो है किस देश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा जापान ने किया है। किसने किया है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए समझते हैं इसकी। तो ये बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अभी हाल ही में जो है लिग्नोसेट नामक, जो कि दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का उपग्रह जो कि अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाना है, नासा और जापान के एरोस्पेस है, इनके द्वारा बेसिकली जो है इसे अभी स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली ये आकार की बात करें तो ये कॉफी मग का आकार है इस उपग्रह का। और इसी के साथ इस लकड़ी का नाम याद रखिएगा, लिग्नोसेट, जो कि इस उपग्रह का नाम है। और इस लकड़ी की हम बात करें जिसका नाम है मैग्नोलिया। ठीक है, तो मैग्नोलिया लकड़ी की द्वारा जो है अभी उपग्रह को बनाया जा रहा है। ये बेसिकली ना तो ये जलती है, ना ही ये सड़ती है, और ये वायुमंडल में, अगर ये पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः से प्रवेश करेगी तो ये बारीक राख के रूप में जो है बदल जाएगी। वहीं अब बात करें कि लकड़ी के उपग्रह का महत्व क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि सभी देशों के द्वारा जो है जो कि बेसिकली जो है अंतरिक्ष में जो है वायुयानों को जो है भेजा जा रहा है, और मतलब कि तरह तरह के जो है अंतरिक्ष में जो है उपग्रह को भेजा जाता है अलग अलग रीजन के लिए सभी देशों के द्वारा। तो वहां पर बेसिकली जो है पृथ्वी के आसपास आप लोग देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर जो कि इसका जो कि अंतरिक्ष है वहां पर पूरी तरीके से जो है ना कबाड़ इकट्ठा हो गया है। तो इसी को जो है मद्देनजर रखते हुए अभी जास्का के द्वारा और जापान के द्वारा और अमेरिका के द्वारा जो है इस तरीके का जो है बेसिकली कदम उठाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और ये वर्तमान में जो है आप लोग को देखने को मिलेगा कि छोटे छोटे जो रॉकेट के जो टुकड़े हैं ना, वो पूरे अंतरिक्ष में ही जो है ना वो वहीं पर ही घूमते रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है इसी के साथ जो है धातु से जो बने अंतरिक्ष यान होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। और मनुष्य की बात करें तो इससे जो है ये पुनः प्रवेश में बचने के लिए पर्याप्त बेड़े होते हैं, जो कि पृथ्वी के लिए जो है खतरा बोल सकते हैं कि खतरा भी पैदा करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ शोधकर्ताओं के अनुसार हम लोग बात करें तो यहाँ पर बात किया गया है कि लिग्नोसेट जैसी लकड़ी के जो है उपग्रह सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में हानिकारक होने चाहिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं आगे। तो देखो, मैं आप लोगों को यही वाली इमेज दिखाना चाहती थी। तो अगर हम बात करें 1957 में, तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारी प्यारी पृथ्वी जो है दिखाई देती थी। वहीं 2005 में बात करें यानी कि 2005 में, तो कुछ इस तरीके का जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है स्पेस डिब्री आप लोगों को जो है दिखाई दे रही होगी। वहीं 2018 में कुछ इस प्रकार से हो गया, और 2030 तक अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से जो है ना ये पूरा का पूरा पृथ्वी जो है ना हमें दिखाई ही नहीं देने वाला है। तो ये वाली इमेज जो है मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पे अच्छे से दिखा दिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं स्थिति क्या से क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो है याद रखना है।
तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग अब किसके बारे में, नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म की बात की हमने, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, एक स्वायत्त एजेंसी है जो कि यहाँ पर काम करती है स्पेस से रिलेटेड। वहीं इसे जो है 1958 में जो है नासा को जो है स्थापित किया गया था। वहीं संस्थापक की बात करें तो इनका नाम याद रखिएगा, डिवाइट डी अजवाइन हावर, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। वहीं संस्थापक की बात करें तो स्थापित किया गया था इसे 29 जुलाई को 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की कैपिटल क्या है, तो वॉशिंगटन डीसी जो है कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है, तो जो बाइडेन यहाँ के जो बेसिकली कौन है, तो प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला हैरिस जो है यहाँ की प्रेसिडेंट है। अच्छा, आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो बाइडेन जो है कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं जास्का के बारे में, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, जो कि बेसिकली जापान की हम लोग बात करें तो जापान की ये बेसिकली क्या है, एक एयर स्पेस कंपनी है जिसका नाम क्या है, आपको याद रखना है, जास्का। फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो कि अगर हम लोग बात करें तो जास्का जो है बुनियादी अनुसंधान और विकास से लेकर उपयोग तक जो है लगातार एरोस्पेस में जो है एरोस्पेस के क्षेत्र में बेसिकली जो है अलग अलग गतिविधियां करता रहता है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में, जास्का के बारे में। वहीं जापान की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो याद रखिएगा फूमियो किशिदा जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल आप लोगों को पता है टोक्यो है। और करेंसी की बात करें तो जापान की येन जो है यहाँ पे करेंसी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसके बारे में आपको इतना याद ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, जो कि सेकंड नंबर का है। हाल ही में जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कहां पर संपन्न हुआ है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। कहां पर, इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब इंडोनेशिया के बारे में। तो इंडोनेशिया के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दुनिया में जो है तीसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश जो कि इंडोनेशिया है। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति और जो कि सांसदों के चुनाव के लिए तकरीबन 20.5 करोड़ लोगों ने जो है वोट किया है। इंडोनेशिया में जो है 18 राष्ट्रीय पार्टी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव जो है यहाँ पर आयोजन हो चुका है अच्छी तरीके से। इसी में जो है मतदान का जो है बेसिकली 50% और जो है हर प्रांत में बेसिकली इन्हें जो है 20% वोट को जो है हासिल करना है, तभी जो है उनकी सरकार बन के आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता जो है यहाँ की इसकी जो है राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो जोको विडोडो जो है यहाँ के कौन है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। तो नाम आपको याद रखना है, जोको विडोडो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडोनेशिया, जो कि एक आधिकारिक रूप से हम लोग बात करें तो ये भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच में है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया और ओनेशिया, ये याद रखिएगा, ओनेशिया का एक देश है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि ऑप्शन दिया जाएगा आपको 4, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि ओनेशिया वाला कौन सा देश है, तो इंडोनेशिया को आपको याद रखना है। इसमें बेसिकली जो है 17,000 से जो है अधिक इसमें जो है द्वीप शामिल है इंडोनेशिया में, जिसमें से अगर हम बात करें इनके कुछ नाम क्या, सुमात्रा है, जावा है, सुलोवेशिया है और बोर्निया है, और न्यू गिनी के कुछ हिस्से की बात करें तो वो इंडोनेशिया में ही आता है। तो नेक्स्ट जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाली इमेज, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना येलो येलो, ये पूरा का पूरा क्या है, इंडोनेशिया के सारे द्वीप हैं, जो कि 17,000 से भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं न्यू गिनी, तो न्यू गिनी का ये कुछ पोर्शन जो है ये भी इंडोनेशिया में ही आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, आपको याद रखना है। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साउथ चाइना है, और यहाँ पे इंडियन ओशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थर्ड। हाल ही में जो है मिलन नौ सैन्य अभ्यास का जो है 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया, तो कहां पर किया गया, विशाखापट्टनम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा अभी जो है मिलन नौसेना अभ्यास जो कि 12वां संस्करण है, इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तो विशाखापट्टनम में किया गया है। आइए समझते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो याद रखिएगा मिलन नौसेना अभ्यास जो कि 12वां संस्करण है, इसे जो है 19 से लेकर 27 फरवरी जो कि विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाना है, जिसमें जो 50 से अधिक देशों ने जो है भाग लिया है। अगर हम बात करें मिलन के बारे में, तो ये मिलन जो है कि एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसे जो है 1995 में भारत ने जो है पूर्व की ओर देखो नीति के तहत जो है शुरुआत की गई थी। इसमें इस अभ्यास में जो है विदेशी देशों की भागीदारी के शामिल होने के पहले संस्करण की बात करें तो इसमें जो है 4 देशों ने जो है इसमें भाग लिया था। कौन कौन से देश शामिल हुए थे, तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड जो है इसमें शामिल होते पहले संस्करण में, तो ये याद रखना है। इसी के साथ
अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ये जो अभ्यास है अपने 11वें संस्करण की बात करें, जो कि इससे पहले इस साल जो हो रहा है तो वो याद रखिएगा 12वां संस्करण है, इससे पहले जो हुआ था वो 11वां संस्करण था। तो कहाँ पर हुआ था वो, जब हम बात करें तो अंडमान और निकोबार में बेसिकली जो है इसका आयोजन किया गया था। वहीं इससे पहला जो अभ्यास का जो पिछला संस्करण जो कि पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। और इसका विषय की बात करते तो विषय क्या है, तो सौहार्द सामंजस्य सहयोग। क्या है, सौहार्द सामंजस्य सहयोग जो है इसका विषय रखा गया है। इसमें जो है 50 से अधिक देशों की भागीदारी होने वाली है। वहीं इसमें जो है एक समुद्री गश्ती विमान और मित्र देशों की बात करें तो इसमें जो है 15 जहाज, भारतीय नौसेना के लगभग 20 जहाज समुद्री अभ्यास में भाग लेंगे। वहीं अभ्यास में जो है मिग 29K और P81 और विमान वाहक पोत और विक्रम, और इसी के साथ जो है विक्रमादित्य सहित जो है लगभग 50 विमान जो है भारत की ओर से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का है। तो हाल ही में जो है किस देश ने जो है क्वाड बिल को जो है अभी जो है पारित कर दिया है, तो याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा जो है पारित किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट की बात करेंगे फिलहाल यहाँ पे, तो अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा में जो है क्वाड विधेयक को पारित कर दिया गया, जिसमें जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान के बीच में जो है घनिष्ठ सहयोग के वास्ते राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जो है प्रशासन को एक क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह के रूप में स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। विधेयक में बेसिकली जो 39 के मुकाबले इसमें जो है 379 वोटों से जो है इसे पारित कर लिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्वाड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो अभी हाल ही में जो है 69वें बेसिकली जो फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे दिया गया है, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है विधु विनोद चोपड़ा। क्या नाम है, विधु विनोद चोपड़ा को जो है इस साल का 69वें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में जो कि 27 से लेकर 28 जनवरी 2024 में गांधीनगर यानी कि गुजरात में जो है इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो है अगर हम लोग बात करें तो बॉलीवुड में जो कि अभिनेता रणबीर कपूर को जो कि फिल्म एनिमल के लिए जो मुख्य भूमिका में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कार दिया गया। वहीं आलिया भट्ट को जो है रॉकी और रानी में प्रेम कहानी के लिए भूमिका में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो है पुरस्कार मिला है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे विधु विनोद चोपड़ा की, जो कि 12वीं फेज जो की मूवी बनाई गई है इनके द्वारा, जो कि है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है। इसी के साथ 12वीं जो कि 12th फेल जो मूवी है, इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय का पुरस्कार जो है इसी पिक्चर को गया है। वहीं इस फिल्म में जो है 12वीं फेल यानी कि 12th फेल जिसमें जो है आईपीएस मनोज कुमार शर्मा के ऊपर जो कि वास्तविक जीवन के ऊपर जो है इस पूरी कहानी को जो है दर्शाया गया है इस पिक्चर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। वहीं हम लोग बात करें यहाँ पर फिल्म फेयर पुरस्कार के बारे में, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1954 में जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और इसी में जो है बेसिकली फिल्म फेयर जो पुरस्कार है ये दिया जाता है उन लोगों को दिया जाता है जो कि हिंदी फिल्म में विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रति वर्ष जो है प्रदान करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। तो अभी हाल ही में जो है किस राज्य में जो है खान विभाग के द्वारा जो है पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है, तो याद रखिएगा कहां पर, राजस्थान में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। तो राजस्थान में बेसिकली जो है अभी जो है भंडार मिला है लौह अयस्क का। तो इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो राजस्थान में जो है बेसिकली खान विभाग के द्वारा जो है करौली के हिंडन के पास जो है खोड़ा और दादरोली और टूडूपुरा और लीलोलोटी में जो है बेसिकली 840 मिलियन टन से अधिक जो है लोहा अयस्क का भंडार मिला है। वहीं करौली में जो है लोहा अयस्क की खोज राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्टील, सीमेंट और उद्योग में जो है काफी बढ़ावा मिलने वाला है। इसी के साथ लोहा अयस्क की बात करें तो इसमें स्टील, कोयला, धुलाई, फेरो अलॉय और इसी के साथ जो है पाउडरी, सिरेमिक और सीमेंट उद्योग के जैसे अन्य जो उद्योग होंगे जो कि वर्षों में अच्छा अपना कच्चा माल यहाँ से जो है ले पाएंगे। इसी के साथ जो है इसमें जो है इससे नए उद्योगों की स्थापना होगी और रोजगार के जो है नए अवसर भी पैदा होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि राजस्थान के वो अन्य स्थान के नाम क्या है, तो जयपुर है, झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, सीकर है, अलवर जैसे जो है यहाँ पर आपको याद रखना है ये जो कि लोहा अयस्क के भंडार यहाँ पे मिले हैं। लोहा अयस्क के बारे में बात कर ले। लोहा अयस्क जो कि प्राकृतिक खनिज संयोजन है जो कि पृथ्वी की सतह पर भंडार में पाए जाते हैं, जो कि गर्मी अन्य अनुकूल परिस्थितियों की उपस्थिति में धात्विक लोहा प्राप्त करने के लिए अयस्कों को कोक जैसे अपाचायक एजेंटों की मदद से जो है संशोधित किया जाता है। वहीं अगर आप लोगों से कोई पूछे कि लोहा अयस्क बेसिकली जो है पृथ्वी पर कहाँ पाए जाती है, तो ये याद रखिएगा आमतौर पर इनका भंडार जो है तल छठी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो तल छठी चट्टानों में पाया जाता
आता है तलछट के संचय के कारण लंबी अवधि में ये बने रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहा अयस्क के प्रकार क्या है तो ये याद रखिएगा, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिम्नोटाइट होता है, और इसी के साथ जो चौथा इसका प्रकार है इसका नाम है साइड्रोटाइट है। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार के हैं ये आपको याद रखना है, लोहा अयस्क के प्रकार हैं। अगर हम बात करें पहले वाले की जिसका नाम है हेमोटाइट, जो कि लाल रंग का होता है, ये अयस्क जो कि 70% तक की बात करें जो कि धात्विक लोहा होता है, और पृथ्वी पर जो है बेसिकली ये सर्वोत्तम गुण वाला लोहा माना जाता है, हेमोटाइट। ठीक है, इसी के साथ आता है दूसरा जिसका नाम है मैग्नेटाइट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है अच्छा अयस्क है ये भी, और जो कि दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें जो 60 से लेकर 70% तक धातु लोह सामग्री के साथ ही काला होता है। अगर हम इसके गुण की बात करें तो ये चुंबकीय गुणों के कारण जाना जाता है, इसका इसलिए नाम है मैग्नेटाइट, इसका नाम है। ठीक है, फिर आता है लिम्नोनाइट जो कि पीले रंग का होता है। ठीक है, तो ये कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है। लगभग इसमें जो है 40 से लेकर 60% तक धात्विक लोह तत्व होता है इसमें। हेमोटाइट और मैग्नेटाइट की तुलना में अगर हम लोग बात करें तो इसकी गुणवत्ता की बात करें तो दोनों से जो है ये निम्न स्तर का होता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसमें साइड्रेटाइट की बात करें तो ये जो है एक और जो कि चौथे नंबर का ये लोह अयस्क का बेसिकली ये प्रकार है, जिसमें जो है ये कम गुणवत्ता वाला है। इसमें केवल जो है 40% धात्विक लोहा होता है। इसमें जो है कई अशुद्धियां होती हैं जो कि इसका बेसिकली जो है व्यवहारिक रूप से इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये 4 प्रकार के थे। आइए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट जो है, कई बार जो है आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देख लीजिएगा इमेज में, मैग्नेटाइट देखने को आप लोगों को कुछ इस प्रकार से मिलेगा, हेमेटाइट आपको लोगों को देखने के इस प्रकार से मिलेगा, लेमनोटाइट, और ये रहा आपका सिड्रेटाइट। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मूला की, अगर सबसे पहले वाले की हम लोग बात करें हेमोटाइट की, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 है, जो कि 70% तक जो है इसमें आयरन होता है। मैग्नेटाइट की बात करें जो कि Fe3O4 होता है, जिसमें 72% इसमें आयरन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है इसमें निम्नोटाइट, जो कि इसका फॉर्मूला क्या है 2Fe2O3ES2O। ठीक है, जो जिसमें हम लोग अगर आयरन की प्रतिशत की बात करें तो 59.8 रहता है। नेक्स्ट आता है सिड्रेटाइट, जो कि अगर हम इसमें फॉर्मूले की बात करें तो FeCO3 है, और ये इसमें आयरन कितना है तो याद रखिए 48.2% रहता है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है ना आप लोगों से फॉर्मूले भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको आइए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार कि पूरे ओवर वर्ल्ड में जो है कहाँ कहाँ पे जो है लोहा अयस्क देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र को जो है आप लोग देख सकते हैं, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्राजील की बात करें तो मिनी गोरियास में देखने को मिलेगा। चीन की बात करें तो अनसन और यांगटिंस की घाटी में देखने को मिलेगा। यूएसए की बात करें तो लेक सुपिरियर क्षेत्र में मिलता है, और इसी के साथ जो है अल्बामा में मिलता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग देख सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत में जो है ये उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 7 नंबर का है, हाल ही में जो है आईसीसी के ने जो है मैच फिक्सिंग के लिए यूके के क्रिकेटर जिनका नाम है रिजवान जावेद को जो है कितने वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, कि यानी कि 7.5 ईयर्स के लिए जो है इनके ऊपर जो है अभी याद रखिएगा मैच फिक्सिंग की वजह से इनको जो है बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, नाम क्या है इनका, रिजवान जावेद, जो कि आईसीसी के द्वारा जो है इनके द्वारा जो है बैन कर दिया गया है। अगर हम बात करें इनको जो है इनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि 2021 में जो है अबू धाबी में जो T20 लीग के दौरान जो है इन्होंने जो है मैच फिक्सिंग करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हाल ही में जारी हुंड्रू इंडिया 500 सूची के अनुसार भारत के जो शीर्ष गैर सूचीबद्ध कंपनी में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि अभी हुंड्रू इंडिया 500 सूची के अनुसार भारत की शीर्ष गैर सूचीबद्ध कंपनी में शामिल हुई है। कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आधार पुणे वाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के बेसिकली यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये यहाँ पर सीईओ हैं, और इनकी बेसिकली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको जो है बरगंडी प्राइवेट हुंड्रू इंडिया 500 सूची के अनुसार जो है 1.92 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ भारत के सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिष्ठित खिताब इसने जो है हासिल कर लिया है। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को जो है बेसिकली जो कि आशीष कुमार चौहान के द्वारा जो है बेसिकली जो कि ये यहाँ पे सीईओ है, और इसी के लिए जो है यहाँ पर एनएएस के द्वारा जो है यहाँ पर बेसिकली 1.65 लाख करोड़ के साथ यहाँ पे दूसरे स्थान पर देखने को मिलेंगे। बाइजू की बात करें तो बाइजू जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा दूसरे स्थान पर है, ये भी कितने के साथ? तो 69,100 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ। ड्रीम 11 भी आप लोग याद रख सकते हैं जो कि चौथे स्थान पर है, और रेजे प्रेप की बात करें यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, ये भी जो है 61,700 करोड़ रुपए के साथ
साथ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्विगी की बात करें तो स्विगी की भी जो है यहाँ पर आपको लोगों को देखने को मिलेगी, इसकी वैल्यू है 58,400 रुपए, करोड़ रुपए में, ठीक है। अगर हम बात करें जो कि भारत की शीर्ष मूल्यवान निजी कंपनी जो कि कौन कौन सी है, तो रिलायंस है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, रिलायंस, टाटा है, और टाटा के साथ यहाँ पे एचडीएफसी आपको बैंक देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अभी हाल ही में जो है कहाँ 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है, तो घोषणा की गई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि बिहार। तो बिहार में जो है अभी नागी पक्षी महोत्सव का जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। नागी पक्षी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसी के साथ जो है प्रवासी पक्षियों व उनके आवासों के बारे में लोगों को जो है जागरूक करने का काम किया जाना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो है इस महोत्सव के द्वारा जो है प्राकृतिक जीवन का समर्थन किया जाना है। अगर हम बात करें बिहार, तो बिहार की जो राजधानी है वो क्या, पटना है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। तो अगर हम बात करें, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर जो है आप लोगों को बिहार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। तो हाल ही में भी जो है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं को जो है अभी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। इनका नाम याद रखिएगा, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। आगे ये बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग किसके बारे में, यहाँ बात करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में। तो कई बार जो है आप लोगों का एग्जाम में बनते हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोलर सेल जो कि किस तत्व के बने होते हैं, तो याद रखिएगा सिलिकॉन के बने होते हैं। वहीं किस जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, तो याद रखिएगा लरकाना जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य अपहरण की नीति को जो है किसने प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जाती है। वहीं नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो है आंदोलन के नेता के रूप में किसने जो है स्थान लिया था, तो अब्बास तैयब जी इनका नाम है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को हमने जो है किस देश से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। पंचायती राज व्यवस्था में जो इस स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है, तो 3 स्तरीय संरचना है, जिसमें ग्राम होता है, ब्लॉक होता है, और होता है आपका जिला स्तर होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं, तो किसे देंगे, राज्य सरकार को देते हैं। किसे देते हैं, राज्य सरकार को देते हैं। नेक्स्ट है कि सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो डॉग स्टार कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चमकता है। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए, तो गोबी मरुस्थल जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं भारत की जो जनकाय की इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा रहा, तो 1921 रहा। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि यहाँ से जो है कई बार आपके एग्जाम में, वनडे एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो है अब जो है यहाँ से हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन होंगे उनको जो है हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे डेली। आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें तो आपको जो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो हाल ही में जो है फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, करेक्ट ऑप्शन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।